नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में आपके दोस्त शालिनी सिंह। ट्रांसफॉर्मेशन टॉक में आज हमारे साथ एक और मेहमान है। मेहमान कौन हो सकता है? सिर्फ वो जो समाज में बदलाव करने की एक प्रयास में लगा हुआ है। मेहमान वो हो सकता है जो अपनी ज़िंदगी में बदलाव करने के प्रयास में लगा हुआ है। ये गेस करते रहिए आप, लेकिन हम जिन्हें आज अपने स्टूडियो में लेके आ रहे हैं वो अपने लिए तो बदलाव कर ही रहे हैं, समाज के लिए भी बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं। और उनका ये प्रयास एक ऐसा प्रयास है जिसे हम अनूठा कह सकते हैं। अनूठा कैसे है वो हम और आप जानेंगे। कार्यक्रम में बने रहिएगा हमारे साथ में ऐसे ही, क्योंकि हम आपको मिलवाने जा रहे हैं आज ट्रांसजेंडर मीरा रघुवंश यादव से। यूँ तो ये एक नृत्यांगना है और इन्होंने शिक्षा का महत्व समझते हुए अपनी जिंदगी में तो बदलाव किया ही है, साथ ही साथ समाज को भी आईना दिखाने का प्रयास किया है। कैसे किया है, कैसा है इनका सफर, ये सारा कुछ हम जानेंगे। बस आप बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। जी हाँ दोस्तों, हमने आपसे कहा था कि हमारे साथ हैं आज एक विशेष मेहमान मीरा रघुवंश यादव। मीरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आभार, धन्यवाद मैम। मीरा, आज हमें बड़ी खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। खुशी इसलिए भी है कि सबसे पहले तो आप एक कलाकार हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो कला का सफर है वो वर्तमान में किस स्थिति में है और कैसा चल रहा है। मैम मैं अभी घर पे ही अपना क्लासेस कर रही हूँ और अपना सेल्फ प्रैक्टिस भी कर रही हूँ जी। और साथ ही मैं ऑनलाइन बच्चों को क्लासेस ले रही हूँ, क्योंकि कोरोना का समय है तो इसी समय अब ऑफलाइन क्लास लेना अलाउ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, तो मैं अभी ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। साथ में मैं ऑनलाइन प्रोग्राम भी कर रही हूँ, जिसमें मैं कैरागरी मंच में प्रोग्राम दी हूँ। साथ ही मैं छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस जब हुआ उस पर भी मैंने प्रोग्राम दिया मैंने, और ऐसे अभी ऑनलाइन प्रोग्राम की लाइनें बढ़ते जा रही हैं अभी जी। उसी पे फोकस है। आने वाला समय ऑनलाइन का ही है, डिजिटल युग ही है। और मेरा हमें ये भी खुशी हुई जानकर कि आप खुद तो नृत्य सीखती हैं और साथ में लोगों को सिखा भी रही हैं। ये जो आपकी नृत्य शैली है, ये कौन सी शैली है? मेरी जो नृत्य शैली है मैम वो है उड़ीसा का प्राचीनतम नृत्य ओडिसी नृत्य, जो प्राचीनतम में ओड्र मागध शैली के नाम से विख्यात थी। अब जिसे अब ओडिसी नृत्य के नाम से जाना जाता है। जी, ओडिसी नृत्य आप सीख रही हैं। आप रायपुर से या छत्तीसगढ़ से हैं ना? मैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैंने खैरागढ़ युवा संगीत विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी की और अपने वरिष्ठ तृतीय समुदाय के वरिष्ठ विद्या राजपूत जी के साथ मैंने वहाँ रायपुर में रह के भी अपनी पढ़ाई पूरी की साथ में। जी, आप छत्तीसगढ़ से हैं मीरा, और छत्तीसगढ़ या इधर की जो एक दायरा है, भारत का भूभाग है, हम इस दायरे में देखते हैं अधिकांश लोग जब नृत्य शैली में जाते हैं तो वो कथक या भरतनाट्यम पर लोगों का रुझान ज्यादा दिखाई पड़ता है, और आपने ऐसे में ओडिसी नृत्य को चुना, तो इसकी कोई विशेष वजह है? जी मैम, मैं बताना चाहूंगी कि मैं अपने आप को हमेशा किसी शास्त्रीय नृत्य से अपने आप को जोड़ती थी, अपने आप को करने की कोशिश करती थी। पर जब मैं नृत्य सीखने के लिए अपने नृत्य गुरुओं के पास शुरू में गई, तो जब मैंने उन्हें बताया कि मैं एक तृतीय समुदाय से हूँ, ऐसे करके जब मैंने उन्हें बताया कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, हाँ जी मैम, तब उन्होंने मना कर दिया कि हम ऐसे बच्चों को डांस नहीं सिखाएंगे। तब हमारे अंबिकापुर शहर में कथक और भरतनाट्यम के टीचर थे, मैं उनके पास गई, उन्होंने साफ मना कर दिया। पर जब मैं एक और गुरु थे जो मेरे गुरु श्री सुरेंद्र कुमार परिडा, उनके पास जब मैं गई और वो ओडिसी नर्तक थे, तो मैं उनके पास जब गई तो उन्होंने मुझे सहज स्वीकार किया कि बच्चों जो भी हो, एक कला का कोई लिंग नहीं होता, कलाकार कलाकारी होता है, ऐसा उन्होंने कहा। और मुझे नृत्य सिखाना शुरू किया, तो मैं भरत और कथक से हट के, भरतनाट्यम और कथक से हट के मैंने ओडिसी नृत्य को इसलिए चुना क्योंकि मुझे ओडिसी के गुरु ने मुझे अपनाया, तो मैंने ओडिसी ही शुरू किया। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे आपके गुरु का नाम, जिनकी सोच इतनी खूबसूरत थी। गुरु सुरेंद्र कुमार परिडा। जी, कहाँ से हैं ये? वो
वो रहने वाले कटक से हैं, कटक उड़ीसा से हैं। जी। बट वो यहाँ केंद्रीय विद्यालय अंबिकापुर में एक लाइब्रेरियन टीचर थे और साथ ही वो बहुत बड़े गुरु के शिष्य हैं। वो यहाँ पे प्राइवेट क्लासेस चलाते थे नृत्यायन करके। तब मैं उनके पास मिली, उनका एडवर्टाइजमेंट देखी बाहर, तब मैं उनके पास गई, तब मुझे ओडिसी नृत्य के लिए प्रेरणा मिली। चलिए, हमारे रेडियो जंक्शन की तरफ से, मेरी तरफ से ऐसे गुरु को प्रणाम है, उनके चरणों में ज़रूर पहुंचाइएगा। ये तो आपका वर्तमान सफ़र है मीरा, और चूंकि आप एक ट्रांसजेंडर हैं तो निश्चित रूप से आपकी लाइफ का जो स्ट्रगल रहा होगा वो मुश्किल रहा होगा। तो हम ये जानना चाहेंगे इन मुश्किलों को आपने कैसे मैनेज किया, क्या क्या मुश्किलें आई आपकी पढ़ाई के दौरान, क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और ओडिसी नृत्य के साथ में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ तक का सफ़र और हाई स्कूल इंटर। और ये भी कह सकते हैं कि जब हाई स्कूल इंटर का जो दौर रहा होगा वो सबसे ज़्यादा मुश्किल रहा होगा, क्योंकि तब आपकी आइडेंटिटी में परिवर्तन दिखाई पड़ने लगा होगा ज़्यादा तरह से। तो उस सफर के बारे में कुछ बताएं। मैं तो पहले शुरुआत करूंगी अपने घर से ही। जब मैम सारे बच्चे, जब हमारे यहाँ के एक दायरा बन जाता है कि अगर वो लिंग के साथ जन्म हुआ है तो वो लड़का है और योनि के साथ जन्म हुआ है तो वो लड़की है। उनकी मनोस्थिति को उस समय नहीं जाना जाता कि वो क्या है करके। तो मैं भले एक पुरुष शरीर में जन्म ली थी, पर मेरा रुझान हमेशा लड़कियों की खेल की तरफ रहता। जैसे मैं लड़कियों की ड्रेस पहना करती थी, वैसे लिपस्टिक काजल लगाया करती थी, तो घर वालों को आपत्ति होती थी। जैसे मैं उनके साथ, लड़कियों के साथ खेलती थी, पहाड़ी होता था और जो गुड़िया गुड्डा का खेल होता था वो खेलती थी, तो घर वाले बहुत आपत्ति करते थे। साथ ही मेरे को बोलते थे कि अपने नेचर पे बदलाव डालो। और जब कभी बाहर खेलने जाती थी तो मेरे साथ वाले लड़के ही मुझे चिढ़ाया करते थे कि ये क्या हरकत है, देख लड़की जैसी हरकत है, तू लड़कियों जैसा क्यों बात करता है, तू रे क्यों बोलता है। ऐसे बहुत सारी चीजें मैम जो मैं फेस करती थी। और घर वाले मुझे हमेशा दबाव डालते थे कि अपनी आदत में सुधार लाओ। तो मैं वो नहीं कर पाती थी। फिर धीरे धीरे मैं वहां से कुंठित होती थी। वैसे ही सेम मेरा स्कूल लाइफ में भी हुआ मैम। लेकिन मैं खेल कूद में अव्वल रहती थी, पढ़ाई में भी अव्वल रहती थी हमेशा। और ऐसे करते करते मैंने मैम प्राइमरी स्कूल, फिर मैं जब हाई स्कूल में गई तो मैंने वहाँ एनसीसी लिया मैंने। और वहाँ पे एनसीसी लेने के बाद भी जब मेरे चाल ढाल में वो देखे तो उन्होंने मुझे बकायदा एनसीसी में लिया, पर मुझे वो छेड़ा करते थे, बसंती बोल के मुझे छेड़ा करते थे। फिर मैंने भी वहाँ भी स्ट्रगल किया। फिर मैंने अपने आप को, उस समय मैं नहीं जान पा रही थी कि मैं हूँ दरअसल क्या, क्योंकि उस समय मेरे को लगता था कि मैं ही अजूबा हूँ, यहाँ पे कोई मेरे जैसा नहीं है, ऐसा मैं सोचती थी। तो कभी कभी सोचती थी कि भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। फिर धीरे धीरे मैंने ऐसे करके पढ़ाई पूरी की मैम। सबसे सुनते हुए, सब मुझे चिढ़ाते थे, वो भी झेलते हुए मैंने ये सब किया। घर वाले का भी साथ नहीं था उस समय भी घर वाले का यही दबाव रहता था कि अपनी आदत को सुधारो, लड़कों जैसे रहो, लड़कियों की तरह हरकत मत करो। ऐसा करते करते घर वाले भी दबाव बनाते थे। इसके बावजूद भी मैं अब जो नेचुरल है वो नेचुरल ही था मैम, बदलाव तो हो ही नहीं पाता था। फिर ऐसे करके मैंने पढ़ाई पूरी की। और पढ़ाई करने के बावजूद क्या है कि घर की हालत अच्छी नहीं थी, तो मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल में भी ऐसे ही पढ़ाई पूरी की, ऐसे लोगों की ताना सुन के, लोगों की बात सुन के। उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आता था मैम। तो उसी समय जब मैंने ये पढ़ाई पूरी की, जब मैंने 12th तक की पढ़ाई पूरी की, उस समय 2011 था। उस समय मैं हमेशा पेपर में देखती थी कि हमारे बारे में कुछ ना कुछ आता था, समलैंगिक पुरुष के बारे में, एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में। उस समय वो संघर्ष चल रहा था, तो वो सब मैं ध्यान देती थी और हमेशा अपने मन में दबा के रखती थी मैं उस टाइम में। और घर वालों को भी नहीं बताती थी। तब शायद आपको लगा कि हाँ, मैं शायद इस कैटेगरी में कहीं कुछ हूँ, या मेरे जैसे कुछ लोग हैं जिनके बारे में ये खबरें, ये संघर्ष की खबरें छप रही हैं। जी मैम, उस समय यही लगता था कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे भी हैं 2-3 लोग। और उसी टाइम जब मैं 12th पढ़ाई कर रही थी, उसी टाइम मुझे मेरे जस्ट स्कूल के पीछे एक एनजीओ था, संगठन सहभागी ग्रामीण विकास संस्था, जो एमएसएम के ऊपर काम करती थी। और वो हमेशा एमएसएम मतलब मेल टू मेल सेक्स वर्कर जैसे कि किसी काम करता था। तो वहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, क्योंकि मेरे हाव भाव एक फेमिनाइज थे, इसलिए। तो फिर वहाँ मेरे जैसे ही मेरे फ्रेंड्स मिले, तो मुझे अच्छा लगा वहाँ पे मैम। फिर वहीं से मैंने भी धीरे धीरे अपना पढ़ाई भी किया और वहाँ ऑफिस में आना जाना भी करती थी। अच्छा। और जी मैम, और उसी के साथ क्या था, जिस स्कूल से जाती
जाती थी वहीं पे एक एडवर्टाइजमेंट था नित्यान स्कूल ऑफ ओडिसी के क्लासिकल डांस के। फिर मैंने वहाँ पे जाके वहाँ से मतलब जब मैं 11th में थी तो मैं धीरे धीरे वहीं पे डांस करना शुरू कर दी थी मैम। अच्छा, आपकी पढ़ाई को लेकर जो आपका व्यवहार था, गड़बड़ होता था परिवार के नजरिए में कि ये फेमिनाइन व्यवहार है जिसके लिए रोकते टोकते थे, पढ़ाई को लेकर के क्या कभी रोका टोका गया या उसमें आपको सपोर्ट मिला परिवार का? पढ़ाई के लिए तो हमेशा घर वालों का साथ था। शुरू से घर वाले बोलते थे कि कुछ अच्छा, क्योंकि घर में पढ़े लिखे कोई नहीं थे, बहुत कम थे और मैं ही पढ़ने में आगे थी हमेशा। भाई भी पढ़ाई छोड़ चुका था, छोटी बहन भी पढ़ाई छोड़ चुकी थी, बस मैं ही अकेली थी जो पढ़ाई पे कंटिन्यू आगे बढ़ रही थी। तो घर वालों का हमेशा से साथ था मेरा पढ़ाई को लेकर। कभी आपके घर वालों ने आपके व्यवहार की वजह से जब समझा कि आप एक ट्रांसजेंडर या किन्नर की तरह से हैं बड़े होने पर, तो कभी उन्होंने आपको घर से निकालने का या छोड़ देने का या ऐसा कुछ प्रयास नहीं किया? घर वालों ने हमेशा साथ दिया, पर कभी कभी ऐसा होता था कि घर वाले हमेशा बोलते थे कि अपने व्यवहार को मर्यादित रखो, थोड़ा सा कपड़ा लड़कों जैसा आदत डालो, ऐसा बोला जाता था मैम। लेकिन जब मैं इस बीच में थी उसी टाइम मैं घर से बिना बताए मैं खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए चली गई थी मैम। तो घर वालों को उतना मतलब मुझे फेमिनाइज ड्रेस में ज्यादा देख नहीं पाए घर वाले। और जब घर वालों ने जब देखा तब तक मैं फोटोज में और टीवी में आने लगी थी, थोड़ा थोड़ा मेरा नाम होने लगा था। तो फिर घर वालों का साथ था मैम उस समय। कुल मिला के कह सकते हैं कि आपके परिवार ने आपको अपनाए रखा, बस खाली व्यवहार बदलने को कहते, क्योंकि ये तो हर माँ बाप कहते हैं ना कि हमारा बच्चा अच्छे से व्यवहार करे, सामाजिक मान सम्मान मेंटेन रहे। हाँ मैम, वो हमेशा कहते कि तू तेरे को बाहर जैसी जिंदगी जीना है जी, पर तू जब भी घर आना तब एक पुरुष वेश में आना, ऐसा बोला करते थे हमेशा। वो हमेशा बोलते थे कि बाहर जैसे भी रहना है आप रहो, पर घर पे जब आना तब समाज के 4 लोग उंगली मत उठा पाए, ऐसा बोला करते थे। तो अभी क्या सिचुएशन है घर पर? मैम अब घर में सब लोग मुझे अपना चुके हैं। आप जो हैं जैसे हैं उसी उसमें उन्होंने एक्सेप्टेंस ले ली और मान लिया कि हाँ जो भी हैं जैसे हैं। जी मैम। तो इस बात पे मैं जो है ये जानना चाहूंगी कि आप उन लोगों के लिए क्या कहेंगी, उन पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगी जो पेरेंट्स बच्चों को छोड़ देते हैं या कई बार बच्चे पेरेंट्स के तानों से ऊब के खुद घर छोड़ने का निर्णय लेकर जो है बाहर भाग जाते हैं? मेरा बस इतना ही कहना है कि हम भी उन्हीं माँ बाप की संतान हैं जो एक पुरुष बच्चा जन्म देता है या फिर एक महिला बच्चा को जन्म देता है। हम भी उसी माँ बाप की संतान है। तो हमको अपने परिवार वाले हमको समझें और हमको घर वाले ताना ना दें, हमें घर वाले सताए ना, हमें बार बार हमें बदलने के लिए ना बोले। मैं चाहती हूँ और बच्चों का ये फर्ज बनता है कि अपनी मम्मी पापा का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए उनकी बात को समझें और उनको समझाने की कोशिश करें कि मैं ऐसी हूँ तो मुझे आप ऐसी अपनाने की कोशिश करिए। बिल्कुल, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जैसे हमें नहीं पता होता कि हम क्या हैं, वैसे ही माँ बाप को भी नहीं पता होता है कि हमारे बच्चे का व्यवहार ऐसा क्यों हो रहा है। और कोई भी संस्कार परिवार में सिखाया जाता है तो माँ बाप तो हमेशा यही कहते हैं कि ऐसे चल, ऐसे पहन, ऐसे बोल, ऐसे बात कर, ऐसे उठ और बैठ। तो निश्चित रूप से उनके ताने होते हैं, लेकिन यहाँ पे व्यक्तिगत तौर पे तो मुझे लगता है कि कई बार माँ बाप के तानों को और उनकी डांट और मार को सह करके अगर हम पढ़ाई को कंटिन्यू कर ले जाएं तो ये बड़ा काम की चीज़ है। और आज आप देखिए, आपने सुना, उसको एडजस्ट किया, तो आज आप एक सफल नृत्यांगना हैं। और जब सफल होते हैं तो हमें स्वीकृति आसानी से मिल जाती है। तो भाई हम रेडियो जंक्शन से तो अपने तरफ से यही मैसेज देना चाहेंगे सभी उस सुनने वाले बच्चों को, ट्रांसजेंडर्स को, यूएस सोसाइटी में जो भी सुन रहा है, जिनके परिवारों में कभी ऐसे आसपास बच्चे हों, कि समझने की कोशिश करें, समय बदल रहा है। मेरा अगला जो सवाल है वो ये कि आज के समय में ट्रांसजेंडर में अपने शरीर की चुनौतियों को फेस करते हुए अब मेडिकल साइंस बड़ी तरक्की कर गया है और लोग ट्रांसफॉर्मेशन करा के अपनी रूटीन लाइफ को सामान्य जीने के लिए
ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सर्जरी करवा रहे हैं, तो क्या आपने भी अपनी सर्जरी कराई है या ट्रीटमेंट लिया है, या अभी ऐसे ही आप अपने जैसे में हैं वैसे ही जी रही हैं लाइफ? मैम ये ट्रांसमिशन का बात है तो मेडिकल साइड अब बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो मैम ये थोड़ा कॉस्टली होता है मैम, इसमें खर्चे बहुत होती हैं डायरेक्ट सर्जरी के लिए, तो इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हम जैसे मिडिल क्लास के लोग या फिर गरीब परिवार से लोग, तो वो ऐसे ही रहते हैं। बट मैम मेरा अभी क्या है, मैंने अभी कोई सर्जरी नहीं करवाया मैम, मेरा बस अभी हार्मोन ट्रीटमेंट चल रहा है मैम जी। रायपुर में किसी डॉक्टर के पास मेरा हार्मोन ट्रीटमेंट चल रहा है कंटिन्यू, मुझे मेडिसिन ले रही हूँ मैं, फिर उससे अभी उसी प्रोसेस में हूँ मैं, ऑन प्रोसेस हूँ मैम। ट्रीटमेंट के दौरान जब हार्मोन थेरेपी शुरू होती है तो शुरुआत में हार्मोन ही शुरू होते हैं, सर्जरी तो बाद का ऑप्शन होता है। क्या मैं जानना चाहूँगी, या हमारे श्रोताओं में भी उत्सुकता ये ज़रूर होती है कि दवाइयाँ लेते हैं तो क्यों लेते हैं, बिना लिए भी तो ज़िंदगी बसर की जा सकती है। मीरा, आप बहुत सुलझी हुई हैं और एक नृत्यांगना हैं, प्रोफेशनली मतलब पढ़ी लिखी हैं, तो आप इस बात को समझ सकेंगी, लोगों की उत्सुकता को भी समझ सकेंगी। तो मैं लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से भी ये सवाल, क्या मेडिसिन जो आप लेना शुरू करते हैं तो इससे आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन महसूस होता है, मतलब अच्छा महसूस होता है आपको, या जो आपकी परेशानियां हैं उनका सोल्यूशन लगता है कि हाँ अब हम बेहतर महसूस कर रहे हैं, क्या परिवर्तन महसूस होता है? मेडिसिन लेने से यही होता है कि जो शरीर में जो अनावश्यक चीजें रहती हैं, जैसे अत्यधिक बाल होते शरीर से, वो धीरे धीरे जाने लगते हैं, चेहरा क्लीन होने लगता है। और पहली बात मैम कि अपने आप को लगता है कि नहीं मैं पुरुष शरीर में एक स्त्री हूँ, फिर वो धीरे धीरे जब ढलने लगता है तो ऐसा लगता है कि नहीं मैं अपने आप को धीरे धीरे करके पा रही हूँ, तो खुशी होती है मैम। बस शुरू में दवाई का थोड़ा सा जब चेंज होने लगती है तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रहता है, थोड़ा कमजोरी रहता है, फिर धीरे धीरे वो डाइट के माध्यम से सब सही होने लगता है। आपका जो बचपन रहा वो कैसा रहा? मैम जैसे हमारे सभी ट्रांसजेंडर बच्चों में होता है, वैसे ही मेरी भी परिस्थिति थी कि मैं लड़कों के साथ नहीं खेल पाती थी। जब भी लड़कों के साथ खेलने जाती थी तो हमेशा मुझे ताना सुनने को मिलता था कि तू तो लड़की है, तू तो छक्का है, सब बोल के चिढ़ाया जाता था। ऐसे फिर धीरे धीरे सबका यही होता ना, हमने भी बहुत सुना, लोगों ने हमको बहुत सुनाया कि अपनी आदत को बदलो, तुम लड़का हो, तुम ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम गलत बात है। फिर जो लड़के बदमाश होते थे वो कंटिन्यू छेड़ा करते थे, हिजड़ाया करके लड़ाई करते थे, लड़ाई झगड़ा होता था, तो यही बात हमको बचपन से ही सुनने को मिलता था कि तू छक्का है, ऐसा करके बहुत सारी तानाएं सुनने को मिलती थी। मेरा भी वैसे ही था। चलिए मीरा, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करना, और क्योंकि ये बचपन की बात है और अभी भी आप वहीं रहती हैं जहां बचपन खेला आपने और परिवार के साथ में हैं, तो बचपन के साथ ही आसपास के लोग जो खेलते रहे होंगे वो भी बड़े हो गए, आप भी बड़ी हो गई, आज आपकी एक पहचान है, ठीक है। अब उन साथियों का, उन आसपास के साथ के खेले हुए लोगों का रिएक्शन कैसा है? मैम अब सारे लोग यही कहते हैं कि बचपन जैसा भी था, तू जैसा था, तूने अपने आप को अपना लिया, तू जो था वो अपने आप को, अब दिन दोहरी जिंदगी नहीं है, तू एक जिंदगी जी रहा है, ऐसे अभी भी बोलते हैं। और अब पहले के दोस्त बोलते थे कि जो बचपन में हम बोले वो हमारी नादानी थी, अब वो भी पढ़ लिख के थोड़ा बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो वो अब समझने लगे धीरे धीरे। अब भी ऐसे होते हैं कि सारे दोस्त आके बात करते हैं, टैक्सी मिलते हैं तो अच्छे से बात करते हैं, बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अब तू खुश है ना तो सब अच्छा है, ऐसा बोलते हैं, अच्छा लगता है। चलिए, कुल मिला के कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में जो मुश्किलें थीं, जो दुख था अपनों से बिछुड़ने का, उनके व्यवहार का, वो सब चीज़ें वापस लौटी हैं। अब आप भविष्य में क्या करने का सोच रही हैं? मैं भविष्य में बस अपने डांस को लेकर आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपने जैसे लोगों को डांस सिखाना चाहती हूँ, या फिर मेरे जैसे कोई गरीब बच्चा है जिसको शुरू में क्लासेस नहीं मिले या किसी कारणवश नहीं कर पाए, मैं ऐसे लोगों के साथ मिल के काम करना चाहती हूँ, उन्हें डांस सिखाना चाहती हूँ और ऐसे ही आगे बढ़ते अपने डांस को और अपने समाज के लोगों का नाम रोशन करना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात। दोस्तों, हमारे साथ हमने जो बात की वो थी मीरा, और मीरा के साथ साथ उनकी परवरिश की है उनके मामा जी ने, माँ के गुजर जाने के बाद, और
और उनके परिवार के और सदस्य उनके साथ होते हैं। इस वक्त हमारे साथ उनके मामा जी भी मौजूद हैं और हम ये जानना चाहेंगे कि जो परिवार अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, ट्रांसजेंडर बच्चों को, उनके लिए ये मैसेज भी होगा, समाज के लिए भी मैसेज होगा, क्योंकि अक्सर हम जो भी कुछ करते हैं वो ये कहकर करते हैं समाज क्या कहेगा। इस वजह से बच्चों को अक्सर त्याग दिया जाता है। मामा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और आज ट्रांसफॉर्मेशन टॉक में आप हैं हमारे साथ, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है। आपने मीरा को परवरिश दी है, एक लड़के से लड़की के रूप में बदलते हुए देखा है। निश्चित रूप से आसपास लोगों ने बहुत कुछ कहा होगा, कान भरे होंगे, और परिवार ने चूंकि समझा मीरा को, मीरा अच्छी रही है पढ़ाई में, तो सपोर्ट किया है। ऐसे में किस तरह की प्रॉब्लम्स आई, हम ये जानना चाहेंगे। पहले तो प्रॉब्लम तो बहुत रहा, लेकिन उसको हम लोग सजेस्ट कर लिए हैं जी। और मैं चाहता हूँ कि हमारा लड़का जैसा है वैसा ही रहे जी। तो अपना जिंदगी जिए। उन माता पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे कि अगर कोई बच्चा ऐसा जन्म ले लेता है तो उसे समाज के डर से छोड़ दें या समझ के उनकी परवरिश करके आगे बढ़ने दें? वो तो उनका समझ अलग है, लेकिन हमारा समझ है कि हम अपने बाल बच्चों को अपने पास रखें। जी भाई, हम लोग तो अपना कर्म कर दिए। जी जी। अब भाई उन लोग समझे हम लोग का क्या वो करना चाहिए। लेकिन फिर भी ये होता है ना कि कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि गलत संगत में पड़ के ऐसा कर रहा है। तो आपने तो परवरिश दी है, पाला पोसा है मीरा को। क्या लगता है कि जो बच्चे ऐसे होते हैं गलत संगत की वजह से होते हैं या ईश्वर ने ऐसा बना के भेजा है? प्राकृतिक देन होगा तो अपने आप सुलझ जाएगा। जी। अब भाई अलग से कुछ करेंगे तो उसका तो बात अलग है। जी जी। लेकिन हम लोग अपना लड़का को अपने समझते हैं ना। जी। चाहे जैसा भी हो। जी। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थी मीरा और मीरा के परिवार के सदस्य, उनके माता पिता की तरह उनके मामा जी। जितना वो अपनी बात कह पाए उसमें हम यही समझते हैं कि अपने बच्चों को हमें समझने की ज़रूरत है। उन्हें अपने पास रखें, पाल पोस के उन्हें सही राह दिखाते हुए चलें। बाकी सबका उनका कहना है कि सबका अपना अपना व्यक्तिगत है कि कौन परवरिश देगा और कौन छोड़ देगा। तो लेकिन अगर एक मध्यम स्तरीय, निम्न मध्यम स्तरीय गरीब परिवार अगर ऐसी सोच रखता है कि बच्चों को परवरिश देनी चाहिए, तो उस वक्त में पढ़ा लिखा समाज भी ये समझे कि उनका फैसला क्या होगा, क्योंकि वो अधिक जागरूक हैं, अधिक सक्षम हैं और बच्चों को शिक्षा के माध्यम से इस लायक तो बना ही सकते हैं कि वो सड़कों पर भीख ना मांगे, ट्रेनों में भीख ना मांगे, वेश्यावृत्ति ना करें, एक अच्छा मुकाम हासिल करें और सफल जीवन जी सकें। बहुत बहुत शुक्रिया मीरा आपका, हमारे कार्यक्रम में आप आई, अपने बारे में इतना कुछ बताया और निश्चित रूप से हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आप अपने जीवन में सफल हों, एक ऐसी नृत्यांगना बने कि भारत ही नहीं विश्व में भी आपका नाम हो और हमें गर्व हो कि हमने आपका इंटरव्यू लिया था, हमारे प्रोग्राम में आप शामिल हुई थी और इस तरह से रेडियो जंक्शन परिवार का एक हिस्सा बनी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मैम।
जी।